नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुप्रतीक्षित कार्य समिति की घोषणा कर दी है और कार्य समिति की घोषणा के साथ ही विवादों की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले विवाद तो इस बात पर हुआ कि जब कार्य समिति घोषित की गई तो व्यक्ति के नाम के आगे उसकी जाति भी लिखी गई थी और कांग्रेस सहित बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई कि आखिर ये जातिवाद क्यों प्रदर्शित करना पड़ रहा है। फिर बाद में इस बात को लेकर भी विवाद शुरू हुआ कि एक लंबी बड़ी भारी कार्य समिति, जिसको हम जंबो कार्य समिति कह सकते हैं, 402 लोगों को इसमें नॉमिनेट किया गया, जबकि पहले कहा जा रहा था कि कार्य समिति छोटी होगी, संतुलित होगी, लगभग 100 लोग होंगे। लेकिन जब सामने नाम आए तो एक के बाद नाम जुड़ते गए और ये संख्या 402 तक पहुंच गई। इस कार्य समिति में बहुत साफ तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा दिखाई दे रहा है। उनके लगभग 68 से 70 लोगों को एडजस्ट किया गया है। इंदौर से भी उनके समर्थकों को एडजस्ट किया गया है। पूरे प्रदेश में जो लोग चुनाव हार गए थे उन्हें भी कार्य समिति में सदस्य बनाया गया है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक लंबे समय से धैर्य रखकर जो प्रतीक्षा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में चुप थे, मौन थे, इंतजार कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं पुरस्कार मिला है और 68 लोगों को इसमें एडजस्ट किया गया है। सवाल यह भी है कि जो उमा भारती कल तक बहुत बड़ी बातें कर रही थी, शराबबंदी की बात कर रही थी और ये कह रही थी कि वे फिर से 2023 से राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं, 2024 का चुनाव लड़ना चाहती हैं, और उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी बताए थे जिसमें गंगा भी है, शराबबंदी भी है, उनका कहीं नाम नहीं है और शायद इसी वजह से कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया है। इस कार्य समिति में ये सब क्यों हुआ, ये विवाद क्यों पैदा हुए और मकसद क्या है इस कार्य समिति का, इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी कार्य समिति को घोषित करने का। और खासतौर पर जब आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से मिल रहे थे और हमने लंच डिप्लोमेसी भी देखी, जब एक दूसरे की कटोरियों में सब्जियां डालकर दे रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा साहब, तो लगा कि बहुत ही गहरापा दोस्ताना है। तो इस सब के पीछे क्या खास बात है, इसकी चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास तौर पर मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आक्रामक वक्ता है उमेश शर्मा जी, नमस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सलूजा जी और वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले, आप तीनों का बहुत स्वागत है। जयश्री जी, सबसे पहले तो इस कार्य समिति पे एक छोटा वक्तव्य मैं आपका चाहूँगा। जो कार्य समिति आई है और जो मुद्दे मैंने अपने नरेशन में शुरुआत में बताए हैं उन्हीं के संदर्भ में। देखिए, बीजेपी में इसको लेकर विवाद है, कुछ नाम छूटे हैं, वो अपनी कहानी है, लेकिन अब ये समझ जाना चाहिए कि आने वाला बीजेपी का समय जो है उसमें एक सिंधिया जी का एरा शुरू हो चुका है और सिंधिया का दबदबा और आने वाले समय में सिंधिया जी की लीडरशिप, दोनों ही बहुत कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई शुरुआत है। और अभी तक 1 साल से वो इंतज़ार में थे, वेट एंड वॉच में थे, लेकिन अब कार्य समिति संगठन में उनके लोग आने के बाद और हमें अब इंतज़ार करना चाहिए कि और क्या क्या परिवर्तन होता है, किस तरह से निगम मंडल में नियुक्तियां होती हैं और सिंधिया जी का दबदबा कहाँ कहाँ रहता है और किस तरह रहता है। अब इसमें अनरेस्ट या असंतोष होना बहुत लाजमी है, क्योंकि जो नैसर्गिक नेचुरल क्लाइमेट्स हैं बीजेपी के, उनको शायद उसमें जगह नहीं मिली है और कई ग्रास रूट लेवल के कोई ज़मीनी नेता उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन जब सिंधिया जी को बीजेपी में शामिल हुए और इतनी बड़ी सरकार गिरी कांग्रेस की और नई सरकार बनी, तो निसंदेह ये रिवॉर्ड तो उनका बनता है कि वो संगठन और सत्ता में अपनी भागीदारी को बहुत पुख्ता करें और अपने वजूद को कायम करें। जी जयश्री जी, आप सिंधिया जी के एरे की बात करें, अगर मैं ये कहूँ कि सिंधिया जी को बहुत ज़्यादा मिल गया है, देखिए उनके बहुत सारे मंत्री भी बना दिए गए, पहले से ज़्यादा है, कमलनाथ जी से ज़्यादा मंत्री बन गए और अभी भी किसी एक नेता के 70 समर्थक, शिवराज जी के भी शायद 70 समर्थक नहीं होंगे, कैलाश जी के नहीं होंगे, नरोत्तम मिश्रा के नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के लिए कुछ अपना मानस बना रही है, कुछ उसका माइंड मेकअप हो रहा है? मुझे 23 के बजाय मुझे तो अभी ही कुछ अलग स्थितियां दिख रही है बीजेपी में। जिस तरह से अलग अलग किस्म से लीडरशिप को लेकर अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं, कई नेता एक दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, कुछ विरोधी खेमे बन रहे हैं, तो मुझे तो कुछ और ही सुगबुगाहट सी दिख रही है।
आप, मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर या बाई इलेक्शंस के पहले या नगर निगम चुनाव के पहले कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस हमें मध्य प्रदेश में संगठन में, सत्ता में संभव है दिखाई दें? उमेश शर्मा जी, मुद्दा आपका ही है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो इसलिए कि लेकिन मैं एक बात बहुत फौरी तौर पर जानना चाहता हूं कि और इसका मैं सतही जवाब नहीं चाहूँगा, आपसे बहुत गंभीरता के साथ जवाब चाहूँगा कि बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, ये सब तो जवानी जमा खर्च है। उमा भारती जिन्होंने दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार को उखाड़ा, आपकी सबसे फार ब्रांड लीडर, और आज भी उमा भारती जितनी सीट भाजपा की लाई थी उतनी आपका कोई नेता नहीं ला सका है, वो कार्य समिति में तक नहीं है, जबकि आपने बहुत सारे नहले धोले दूरी तिरी आपने बुला लिए हैं, विशेष आमंत्रित, स्थायी आमंत्रित, उसके बारे में ज़्यादा गंभीरता से प्रकाश नरेंद्र सिंह जी डालेंगे, आपसे ज़्यादा अध्ययन है उनका। तो ये उमा भारती की जो नहीं आना, ये मामूली घटना नहीं है। उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। वे जेपी नड्डा जी की टीम में काम करती हैं। ये जो प्रदेश कार्य समिति गठित हुई है प्रतीक जी, ये प्रदेश कार्य समिति है, प्रदेश अध्यक्ष जी की टोली है। उमा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टोली में काम करती है। कैलाश जी भी राष्ट्रीय नेता है, जेपी नड्डा टीम में काम करते हैं, वो है इसमें। धर्मेंद्र प्रधान भी है, केंद्रीय मंत्री आपकी इस बात का भी जवाब देता हूं। उमा भारती जी चूंकि हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में काम करती हैं, जेपी नड्डा जी की टीम में उनको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, और बाकी के जिन नामों को आपने लिया है वो चूंकि इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा क्रियाशील और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और उमा भारती जी अगर कार्य समिति में नहीं आई है तो इसका अभिप्राय रंचमात्र भी ये नहीं है कि इनका कद, उमा भारती जी का कद इस कार्य समिति में नहीं आने के कारण कुछ कम हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती जी के सम्मान भाव में कोई कमी आई है। प्रतीक भैया, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। प्रदेश कार्य समिति जो होती है उसमें यह प्रयास करा जाता है कि सभी जिले के जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। प्रदेश कार्य समिति जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की टोली को पूर्ण आकार देने के लिए करी जाती है। तो कोई व्यक्ति अगर उसमें नहीं आया है या कोई व्यक्ति उसमें स्थान पा गया है तो ये कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है। मुझे लग रहा है प्रतीक भाई फिर आप कहेंगे कि कोई जुबानी जुबा खर्च का जवाब मत देना, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा, क्योंकि वो जुबानी जुबा खर्च नहीं है प्रतीक जी, वो भारतीय जनता पार्टी की हमारी अपनी एक आचरण संहिता है। आचरण संहिता है। मैं कह रहा हूँ ना प्रतीक जी, आप उनको कार्य समिति में नहीं ले रहे हो। प्रतीक जी, किसी भी कार्यकर्ता के कहने से भारतीय जनता पार्टी में कार्य प्राप्त नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में यह तय है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम है, और यह भी तय है कि प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता है। अब किस कार्य के लिए कौन कार्यकर्ता उपयुक्त होगा या कौन से कार्यकर्ता को कौन सा कार्य सौंपा जाना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का संगठन विचार करता है। अनेकों लोग ऐसे हैं जो इस प्रदेश कार्य समिति में स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, पर इसका कतई मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका महत्व नहीं है या भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका नहीं है। निश्चित रूप से जिस समय अवसर आएगा, समय आएगा, तो मुझे लग रहा है कि हर एक कार्यकर्ता को कोई ना कोई कार्य की जिम्मेदारी संगठन में मिलती है, और किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देना, ये जिम्मेदारी देना तो नेतृत्व का काम है, और उन्होंने नहीं दिया है उमा जी को। अगर यहाँ पे कप्तान सिंह जी को नहीं लिया है तो निश्चित रूप से कुछ कारण रहे होंगे, कुछ आपत्तियां रही होंगी, कुछ विरोध रहा होगा। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले जाति बताना, जाति ना पूछो साधु की, जाति पूछो नेताओं की, तो पहले जाति बताना, फिर उसको जाति को विड्रॉ करना, ये सब इतना गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है संगठन में? नहीं, गड़बड़ झाला नहीं हो रहा है प्रतीक जी। जो पहली कार्य समिति की सूची जारी हो गई थी, कोई भी राजनीतिक दल होगा, प्रत्येक राजनीतिक दल ये देखता है कि समाज का प्रतिनिधित्व उसके राजनीतिक संगठन में पर्याप्त हो। कोई एक भी, चूंकि हमारी समाज रचना इस प्रकार की है कि एक जाति आधारित समाज रचना है, और जाति आधारित राजनीतिक रचना के अंदर सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक संगठन होता है वो इस बात का प्रयास करता है कि प्रत्येक जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व हमारे संगठन में होना चाहिए, ताकि उसको पूर्णता प्राप्त हो पाए। उस जाति वर्ग का, उस समाज का वहां पर प्रतिनिधित्व होने से उस जाति विशेष और उस समाज विशेष से जुड़े हुए जो विषय होते हैं उनको समझने में संगठन को आसानी होती है। आप देखेंगे कि हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो भी इसी प्रकार का है। एससी के लिए आरक्षण होता है, एसटी के लिए आरक्षण होता है, ओबीसी के लिए आरक्षण
मान ली, आपकी बात मान ली कि जाति बताना है, सारी जातियों को प्रतिनिधित्व देना है, मैं समझ गया इतनी सी राजनीति। फिर वापिस क्यों कर लिया आपने नाम? बता रहे आज सुबह भी छपना देना था कैलाश विजयवर्गीय ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं है, पर ठीक है, टंकण मिस्टेक कह देंगे आप ये तो, कि वो टंकण मिस्टेक, वो वास्तव में भी टंकन त्रुटि थी। और आप जिस मूल प्रश्न के लिए चिकोटी मुझे खोल रहे हैं, मैं उसका आपकी बहुत ज्यादा चुभन के पहले ही प्रति उत्तर दे देता हूँ। प्रतीक भाई, क्या होता है कि जातिगत आधार पर मैंने कहा कि हर एक जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस बात का प्रयास करा गया। जो सूची तैयार करी गई थी उसमें इस बात को विश्लेषित करा गया। वो जो विश्लेषण करने वाली सूची थी, मुझे लगता है कि कभी राजनीतिक दलों में ये परंपरा रही नहीं कि जातिगत उल्लेख करके सूचियां जारी होती है, पर जो वो विश्लेषित करा गया था उस विश्लेषण के साथ वो सूची जारी हो गई। और जैसे ही उस त्रुटि का आभास हुआ, तत्काल हमारे मीडिया प्रभारी जी ने उस सूची को वापस कर लिया। जो वापस सूची जारी करी गई वो प्रदेश के कार्यालय मंत्री जी ने जारी करी गई। तो कहीं भी प्रतीक, कभी कभी क्या होता है कि सामान्य सी मानवीय भूलों को पूरे राजनीतिक संगठन की भूल नहीं माना जा सकता। धर्म का तड़का दे देता हूँ थोड़ा सा। हाँ। कितने मुसलमान हैं, कितने पारसी हैं, कितने बोरा हैं, ये भी बता दें। प्रतीक आपने भाई कहा कि सब जातियों को सम्मान देना है। हाँ, ठीक बात है। मैंने जाति का, आप मजहब और धर्म पे पहुंच गए। हर एक राजनीतिक संगठन की अपनी आइडियोलॉजी होती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वैचारिक दर्शन है। हम अपने वैचारिक दर्शन के हिसाब से काम करते हैं। हम अपने दल में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व किसको देना, ये संगठन का विशेष अधिकार होता है। बहुत संगठन नहीं प्रतीक भैया, कोई अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक मुसलमान को स्थान दिया जाए या प्रत्येक बोहरे को स्थान दिया जाए या ब्राह्मण को अनिवार्य रूप से स्थान दिया जाए, वेश्य को अनिवार्य रूप से स्थान दिया जाए। ये संगठन विचार करता है कि जिलों के आधार पर जिन जिलों से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उस जिले पर किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, संगठन को प्रतिनिधित्व कौन ठीक ढंग से कर सकता है, और अनिवार्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को बनाया नहीं बनाया, बोरा बन पाए नहीं बन पाए, ये कोई बहुत बड़ा गंभीर विषय नहीं होता। और मुझे लगता है कि आप उसको विश्लेषित करेंगे तो इस प्रकार के नाम भी आपको उसमें प्राप्त हो जाएंगे। नरेंद्र जी, माफी चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आपके लिए ये बड़ा खुशनुमा माहौल है। एक तो इनकी आपाधापी भाजपा की, पहले कहा कि हम बहुत छोटी बनाएंगे, फिर जंबो बनानी पड़ी, फिर जाति वाती बाहर वापिस लेना देना, इसको सब आपके लिए खुश तो बहुत होंगे आप। मुझे वो दीवार फिल्म का डायलॉग याद आता है। लेकिन इस पूरे प्रसंग में आपके लिए मुझे इस पॉइंट समझ में आता है कि जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप इतना इग्नोर करते थे, जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप कुछ समझते नहीं थे, उसको देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने तवज्जो दे रही। 68%। कभी आपने उनके विचारों के 8 आदमी वगैरह बना दिए होते तो आपकी सरकार ना जाती आज। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी तो तमाम शर्तों के साथ उन्होंने भाजपा में प्रवेश लिया था, जिसके अंदर मंत्री पद की डील थी, खुद के राज्यसभा सांसद की डील थी, खुद के केंद्रीय मंत्री की डील थी। आप कह रहे हैं सम्मान दे रहे, सम्मान तो कांग्रेस देती थी। कांग्रेस ने उन्हें कई पदों से नवाजा। कांग्रेस के अंदर थे तो उनका कद क्या था, 6 मंत्रिमंडल में 28 जो मंत्रिमंडल कमलनाथ जी के थे उसके अंदर 6 मंत्री उनके थे और सभी महत्वपूर्ण विभाग थे और सिंधिया जी को पूरा सम्मान था। इस 15 महीने में हमने सिंधिया जी को हाशिए पर जाते देखा है। 15 महीने के अंदर सिंधिया जी डिजिटल भाई 68 लोग उनके शामिल हुए, सभी चीज में आऊंगा, मैं सभी चीज में हूँ। 15 महीने में घोषणा पत्र से गायब हैं। 15 महीने में वे डिजिटल रथ जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव पे बना, जो 28 चुनाव उनके क्षेत्र में होने जा रहे थे उसमें फोटो गायब है। सब दूर से आप देखेंगे पार्टी के किसी कार्यक्रम में, किसी महत्वपूर्ण भूमिका में सिंधिया जी 15 महीने में कहीं नजर नहीं आए, बल्कि यहाँ तक कि ग्वालियर क्षेत्र में उनकी गुमशुदगी के फोटो लगे। अब आप देखें, बात तो बुलेट ट्रेन की करी थी, छुक गति से चले। 1.25 साल बाद इन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई है, लेकिन ये कार्यकारिणी ऐसी है कि इसके अंदर सिंधिया जी के 127 लोग ग्वालियर चंबल क्षेत्र से हैं, बताया जा रहा है। जो हमने विश्लेषण किया उनके 62 नाम है। लेकिन मेरा कहना है कि इसके अंदर तो ऐसा है कि कोई बच्चा ही नहीं है, पूरे गाँव को निला दिया गया है। पूरे गांव को कोई बच्चा ही नहीं है। गली कूचे के सिंधिया जी के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले, खंबे पे चढ़ने वाले लोगों को भी शामिल कर दिया है। तो देखो कार्यकारिणी कितना सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान दे रहे हैं, इसकी वैल्यू ही खत्म कर दी कार्यकारिणी। 402 सदस्य कार्यकारिणी बना के जिस प्रकार से उसमें नामों का समावेश, वैल्यू खत्म कर दी कार्यकारिणी की। वैल्यू जो वी.डी. शर्मा पहले दिन से बयान दे रहे थे कि हम 70-80 सदस्य होगी, छोटी होगी, निश्चित तौर पर उसके अंदर सिंधिया जी के कुछ लोगों को संख्या में लेते तो एक सम्मान होता। अभी तो कोई बच्चा ही नहीं है, बल्कि मैं तो समझ कि शायद देर रात तक भी घोषित करके नाम लेते रहे कि और भी कोई आ जाए तो 400, 500, 600 कर दें, शायद नाम ही नहीं लिख पाए तो इसलिए 402 पे रुक गए। आप देखें कि 162
कार्य समिति के सदस्य, 217 विशेष आमंत्रित सदस्य, 23 स्थायी आमंत्रित सदस्य, क्या है कार्यकारिणी मजाक बना दी? ऐसे ऐसे लोगों के नाम है ग्वालियर क्षेत्र के कि मैं शायद नाम उनका लेना नहीं चाहूंगा कि, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो वार्ड के कार्य समिति में आने लायक नहीं है, लेकिन उनको प्रदेश की कार्य समिति में लिया गया है। जयश्री, नरेंद्र सरोजा की सवाल से उपजा हुआ एक सवाल है कि ये बात सही है कि वी.डी. शर्मा साहब का ये बयान था कि हम बहुत क्रिस्पी कार्य समिति बनाएंगे, लगभग 100-125 लोगों की। एक तो उससे 3 गुना बड़ी समिति बनानी पड़ी। और मजे की बात यह है इसमें कि बहुत सारे विरोधियों को सम्मोहित करना पड़ा। रोज एक ट्विटर करते हैं अजय विश्नोई साहब, कल भी उनका एक ट्विटर बड़ा चर्चा में रहा, उनको भी लेना पड़ा है। हमारे मंदसौर की जो रघुनंदन प्रसाद जी शर्मा हैं जिन्होंने घोषणावीर कहा था, उनको भी लेना पड़ा है। तो तमाम विरोधियों को भी क्या मजबूरी रही होगी, क्या प्रेशर रहा होगा कि सब इस तरह का समायोजन करना पड़ा? देखिए, बीजेपी में कहा जाता है कि बीजेपी को कि पार्टी विद ए डिफरेंस, पर आप उसकी कार्य समिति की जो सूची देखें तो आपको लगता है कि ये कांग्रेस तो नहीं है। जैसा कांग्रेस में होता है उसी तरह से एक जम्बो कार्यकारिणी, लंबी चौड़ी, और सभी लोग जो जो विरोध में हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्लीज खुश करने की कोशिश, नाराजगी दूर करने की कोशिश। तो देखिए साहब, पार्टी में कुछ तो गड़बड़ झाला चल रहा है अभी, संगठन के स्तर पे कहें या सत्ता के स्तर पे कहें। तो कुल मिला के विश्नोई जी लगातार, पहली बार नहीं किया है उन्होंने ट्वीट ऐसा, वो लगातार कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ ट्वीट कर चुके हैं, रोज ही करते हैं। जी हाँ, मोस्टली मतलब। तो उनको कैसे भी करके, भाई जबलपुर का क्षेत्र उनका है, उनका प्रभाव है, इधर मलैया वाला प्रकरण हुआ ही है अभी, मलैया जी को भी ले दिया, जिनको नोटिस दिया है, लेकिन उनको जो कुल मिला के हालत ये है कि बीजेपी कैसे किसी भी तरह से संगठन ये चाहता है कि जो धाराएं अलग अलग जा रही हैं या जो विरोध की स्थितियां बन रही है उसको एक किया जाए। तीसरा मुझे एक बहुत बड़ी कारण ये भी लगता है कि देखिए, सिंधिया जी का जो पॉलिटिकल लेवल रहा है या जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, तो उनका एक अलग किस्म का एक दबाव की राजनीति कहें या अलग किस्म से उनकी एक प्रभाव की राजनीति कहें, उनका एक तरीका अलग है राजनीति का। और कांग्रेस में भी सारे लोग उस समय भी कहते थे कि वो अपने एक छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी दिल्ली तक अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी ताकत झोंकते हैं और अपने व्यक्ति को वो नवाजते हैं। तो ये जो सिंधिया जी के लोग हैं जो 68% तक, इन्होंने कहा ना कि खंबे पे चढ़ने वाले, पोस्टर लगाने वाले, पता नहीं किस किस का नाम इन्होंने ले लिया। तो सिंधिया जी की ये शैली है, अच्छी बात है, छोटे कार्यकर्ता को ऊपर ले आ रहे हैं, पूरी तरह से अच्छी बात प्लेस करवा के रहेंगे, उसको नवाजते रहेंगे। प्रतीक जी, इसमें एक और मैं आकलन बता दूं जी। अभी एक भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में 2 खेमा चल रहा है। जो एक खेमे का नेतृत्व तो शिवराज जी कर रहे हैं, दूसरे खेमे का नेतृत्व तो वी.डी. शर्मा कर रहे हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा और ये सब जो नेता हैं, जो प्रभात झा, उस नए गुट में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नया गठबंधन बना है, ठीक वैसे ही जैसे कि कमलनाथ और अजय सिंह की गुट बन गया कांग्रेस। अजय सिंह जी का बयान आ गया, शायद आपकी जानकारी में है कि नहीं, कि मैं शायद आपको दे दूंगा, भी हमने जारी किया है। अजय सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट बयान दे दिया है कि मैंने कमलनाथ जी पे कोई आरोप नहीं लगाए, मैंने विचारों की अभिव्यक्ति करी, भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ले रही है। कमलनाथ जी का कोई आरोप गलत नहीं था, कोई दोषारोपण नहीं था, उनकी अभिव्यक्ति थी और मैंने भी अभिव्यक्ति करी है। भारतीय जनता पार्टी फायदा ले रही, कोई भी बयानबाजी नहीं करे, पूरा ट्विटर पे उन्होंने डाला बयान, मैं आपको देता हूँ। एक नया गुट बन गया और जो सिंधिया और वी.डी. शर्मा गठबंधन है, उसके कारण उनके 60 से अधिक लोग शामिल किए उन्होंने। ये नया गठबंधन आज ये विषय नहीं है, गुटबाजी का विषय नहीं था कांग्रेस की, इसलिए मैं कांग्रेसी गुटबाजी का भी जिक्र नहीं करना चाहता आपकी पार्टी का। लेकिन आपने जो कहा उसका जवाब मैं जरूर लेना चाहूंगा उमेश शर्मा जी की। इन्होंने कहा कि साहब बहुत सारे ग्वालियर में ऐसे लोगों को बना दिया गया है कि जो वास्तव में मतलब जिले की कमेटी में आने लायक नहीं, खंबे पे चढ़ने वाले, पोस्टर लगाने वाले, उन सबको सिंधिया जी ने नवाज दिया। आप इतने प्रेशर में क्यों हैं सिंधिया जी के? एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, बार बार प्रतीक भाई की ये जो कहा जा रहा है कि बहुत जंबो कारकारिणी बन गई है, बहुत जंबो कारकारिणी बन गई है, और कांग्रेस के मित्र अगर ऐसा कहते हैं कि बहुत जंबो कारकारिणी बन गई है, मतलब चलनी सुपड़े से ये कह रही है कि तुझ में बहुत सारे छेद है। अरे जिनके आप 500-500, 600-600, 1000-1000 महासचिव बनते हो, और जिनमें 1500-1500 उपाध्यक्ष बनते हो, जिनके आप 2-2 हजार कार्यवाहक अध्यक्ष बन जाते हो। प्रतीक भाई 402 लोग हैं, 56 संगठन
संगठनात्मक जिले भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप एवरेज निकालेंगे तो एक जिला से बमुश्किल 8 लोग भी नहीं आए हैं। तो एक तो ये जवाब हो गया। मैं आपके प्रश्न में आ रहा हूं प्रतीक भाई। एक जो नरेंद्र भाई ने अभी पूरा प्रश्न उठाया था और उन्होंने कहा था कि एक गुट बन गया है वीडी शर्मा जी का और फलाने जी का और डिमाके जी का, और उसमें जो है वो ज्योतिरादित्य जी भी शामिल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता तो है ही, अगर वो पटकथा लेखक होते तो शोले से ज्यादा हिट वीडियो बना पाते। तीसरी बात उनकी एक छोटी सी कह के आपके प्रश्न में आता हूं, उन्होंने कहा कि नहीं अजय सिंह जी ने तो कह दिया कि अभिव्यक्ति करी कमलनाथ जी के लिए और कमलनाथ जी में भी अभिव्यक्ति करी। अच्छा, आप करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हमारे यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति बात कर देता है तो उसको आप कहते हैं कि तमाम सारे गुट हो गए। अजय सिंह जी ने ललकार के कहा था कि बिंद का अपमान मत करो कमलनाथ जी। अरुण यादव जिस समय वो हिंदू महासभा के मुर्गे को पकड़ के कमलनाथ जी ग्वालियर से लाए थे जिबा करने के लिए, तब अरुण यादव जी ने ललकार के कहा था ये 23 जून के पहले की तैयारी चल रही है। जिनका हाई कमान 5 साल से तय नहीं कर पा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अब वो 23 जून की तारीख मुकर्रर हुई है। कमलनाथ जी की रवानगी का जाल डाल के दिग्विजय सिंह जी बैठे हुए, किसी भी दिन वो मछली को दाना चुगा के फंसाने वाले हैं। आप अपने संगठन की चिंता करिए। अब जो प्रतीक भाई आपने मूल प्रश्न करा था कि हम इतने दबाव में क्यों हैं, प्रतीक भाई सिंधिया जी को आप भारतीय जनता पार्टी से अलग करके मत आकिए। वे भारतीय जनता पार्टी के सागर में समाहित हो चुकी भागीरथी गंगा है, ये समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन महासागर की भांति है, अनेकों नदियां आती हैं, उनका अस्तित्व इस महासागर में आकर विलीन हो जाए। जितेंद्र प्रसाद जी ये अच्छाइयां आकर्षित कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छाइयों का आकर्षण। भारतीय जनता हम 3 से 76 पे आ गए, अरे हम 3 से 76 77 आ गए, आप 0 पे आ गए। उसके बाद अगर आप लोग पश्चिम बंगाल की बात करते तो मुझे लगता है कि आपको अपने कांग्रेस ने आत्मावलोकन करना चाहिए, वो कर दिए आत्मावलोकन करना चाहिए। टीएमसी जीते तो क्यों सरेंडर हो जाते हैं आप क्यों ममता बनर्जी की स्लीपर के नीचे जाकर बिछ गई पूरी कांग्रेस? ममता बनर्जी तो आपको विचार करना पड़ता है। कांग्रेस से आई है, मैं आपके मूल प्रश्न में आता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आप भारतीय जनता पार्टी से विलग करके मत देखिए, फिर आप कहेंगे कि आप आइडियोलॉजी की बात मत करिएगा। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित राजनीतिक संगठन कभी रहा नहीं है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या उनके साथ आए जितने मित्रों, वो जिस प्रकार से आत्मसात हुए हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये परम दुर्भाग्य है कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे कोहिनूर को दिग्विजय सिंह जी के कहने पर खोया है। कमलनाथ जी भी शिकार हुए दिग्विजय सिंह जी के प्लान ए के अंदर, ज्योतिरादित्य साइड ट्रैक हो गए। अब प्लान बी में दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को निपटा रहे। ज्योतिरादित्य जी को देख लीजिए, मैं तुलसी सिलावट जी से मेरी निकटता है, उनको देख लीजिए जिस समरसता के साथ ये पूरे परिवार में आए। और प्रतीक भाई क्यों नहीं लेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी परिवार की 402 लोगों की कार्य समिति बन रही है तो हम उस परिवार को अपना हिस्सा क्यों नहीं मानेंगे? जिन्होंने सारी राज्य सत्ता को ठोकर मार दी, जो मंत्री पदों को ठोकर मार कर आ गए, जो कार्यकर्ता 25-25 प्रमोद टंडन जैसा बिरला राजनेता जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, विपिन खुजनेरी जैसा ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता जिनके 25-25 30-30 साल के राजनीतिक जीवन थे, वो अपने राजनीतिक जीवन को त्याग कर अपने नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार पर विश्वास करके हमारे परिवार में आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है प्रतीक जी, हम तो बाहें पसार के लगा लेंगे, हम तो बाहें पसार के समेटेंगे। मैं आपका कहना ये ठीक है कि इतने सारे परिवार को आपने ले लिया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस बात की कि जैसे आपने उस बात का जवाब नहीं दिया उमेश जी, बता दीजिए जो सलूजा जी ने कहा कि खंबे पे चढ़ने वाले हैं, अच्छी बात है। अच्छी, हमारे यहाँ तो हमारे तो खून में शामिल है, हमारे गुणसूत्र डीएनए, हमारे तो प्राण पुरुष कह के गए कि अंत्योदय, हम तो अंतिम व्यक्ति की चिंता पहले करते हैं, अंतिम व्यक्ति की चिंता पहले करते हैं। खंबे पे चढ़ने वाला दल बदलू का नाम होगा नरेंद्र जी, आप बोलिए, मैं चुप हो जाऊंगा, जिन्होंने खून पसीने से पार्टी को आपके पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो मेरे भाई को तो सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, मुझे आवश्यकता नहीं, जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं आपको धन्यवाद करूंगा। अगर खंबे पे चढ़ने वाला कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन की सीढ़ी चढ़ता है तो इसको आप भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरवशाली क्षण मानिएगा। अगर कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का ऐसा था कि जो 35 साल से खंबे पे चढ़ के झंडे लगा रहा था और उस झंडे लगाने वाले कार्यकर्ता का मूल्यांकन कांग्रेस ने नहीं करा
और प्रतीक भाई अगर भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा ने करा है तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो राजनीतिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर धन्यवाद करना चाहिए, बधाई करना चाहिए। और जो नरेंद्र भाई बार बार मेरी चिंता करते हैं, मेरे भाई है, मेरे प्रति उनका स्नेह भाव है, आप मेरी चिंता करने के लिए प्रतीक भाई भारतीय जनता पार्टी है मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं की। आप तो चिंता करिए अरुण यादव जी की, आप चिंता करिए अजय सिंह जी की, आप चिंता करिए कांग्रेस में एक खंबे पे चढ़े हुए कार्यकर्ता फिर कहीं आपसे टूट के अलग ना हो जाए। ये खंबे पे चढ़े हुए कार्यकर्ता जब उतर कर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कंधे पर बिठाएगी, दिल में बसाएगी, छाती से लगाएगी और आगे बढ़ाएगी। पर ये भारतीय जनता पार्टी दल बदलुओं को अपने माथे पे बिठाया, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है उमेश भाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि ये जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, दली जाजम बिछाने वाले कार्यकर्ता है, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों की सूची दे सकता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा आदरणीय शब्द है देवतुल्य कार्यकर्ता, देवदुर्लभ है, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी देव मानिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जयश्री जी सबब करवाना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि बहुत समय उमेश जी और नरेंद्र भाई की बहस में गुजर गया। क्या एक नई भारतीय जनता पार्टी एक नई संस्कृति के साथ सामने आ रही है? जी बिल्कुल सही है। और जब लगातार सत्ता में बना रहता है कोई दल तो ये उसी का एक कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है कि उसमें होता है इसी तरह से कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान नेता है, जो दरी बिछाने वाले हैं, जो जाजम पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी उपेक्षा पहले कांग्रेस में भी हम देख चुके हैं। लगातार सत्ता में रहते हुए कांग्रेस किस तरह से ने अपने आप को किया है, और वैसे ही अब बीजेपी में भी ये स्थिति हम लगातार दिखाई दे रही है हमें भी। जी बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्य समिति है और इसमें तमाम लोग लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उमा भारती जैसी खाटी नेता का नहीं आना एक बड़ा सवाल तो है। ये सवाल आगे भी मध्य प्रदेश की सियासत को प्रभावित करेगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।